वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस क्लास में हम लोग नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं यूपीपीएससी आरओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ साथ और भी जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है तो उन सारे क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट किया गया है। और आई होप आप जो पिछले क्वेश्चंस कर रहे हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे और कुछ अब क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट के सॉल्व करके फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। अभी ये सब्जेक्ट वाइज कुछ क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, इसके साथ में हम लोग मॉक टेस्ट भी सॉल्व करने वाले हैं आरओ एग्जाम के लिए। और यूपी पीसीएस के लिए मैंने काफ़ी टेस्ट सीरीज कराई हुई है, वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप देख सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप न्यू है चैनल पर, डेली रात को 9 बजे मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। 1 बजे आप जीएस की क्लास देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और क्या करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ आप अपने कंटेंट को प्रिपेयर कीजिए। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसे आप ज्वाइन करके आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं। जो भी कंटेंट है वो वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से दिया गया है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ उतनी क्लासेस कीजिए और डेली एक मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड क्विज सॉल्व कीजिए। क्विज लगाने से आपको ये रहेगा किस सब्जेक्ट में आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, अभी किस सब्जेक्ट में और मेहनत की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की अभी नीड है और अच्छे टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत है, जिसमें आपको एग्जाम पैटर्न जो है उसको फॉलो करते हुए क्वेश्चंस दिए गए हों, ना कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। तो अभी आपको पता होना चाहिए यूपीपीएससी का कैसा एग्जाम पैटर्न रहा है। आरओ का एग्जाम आप दे चुके हैं, यूपीपीसीएस के भी एग्जाम आप देते रहे हैं। तो क्वेश्चन की जो वैरायटी है और क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है उस पर आप अपने आप को आदत डालना चाहते हैं तो आपको वही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी होती है जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी। ठीक है, तो वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है बिना देर किए। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, ज्ञान सर कूपन कोड है, अप्लाई करेंगे मिल जाएगा। तो गूगल प्ले स्टोर से एससीएस का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कीजिए और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। और जो कोर्स आप चाहते हैं, पूरा स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत बेहतर साबित होगा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उन पर भी आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देर के। पहला प्रश्न है, मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है एफई क्लेमेंट्स, ऑप्शन बी है सीसी पार्क, ऑप्शन सी है सीडीवी अगर, और ऑप्शन सी है यहाँ पर ये डीवी अगर है, और ऑप्शन डी है एफजे गूल्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एफई क्लेमेंट्स। इन्होंने मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सेकंड क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन में जो ये एक्ट्स हैं, ठीक है, इनसे प्रश्न ना बने ऐसा नहीं होता है, तो इन टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना रहता है। सबसे पहले है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, सेकंड है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, थर्ड है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, और डी है वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट। बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले बात करते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट या फिर वन संरक्षण अधिनियम। ये आया 1980 में। ठीक है, तो किस ऑप्शन में ए का 1 दिया गया? 2 ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये आया 1986 में, तो हो जाएगा 2, बी का 2। फिर देखते वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, ये 1981 में आया, सी का 3rd है। और जल प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम आया 1974 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 1 2 3 4। थर्ड क्वेश्चन है, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। ऑप्शन ए है जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से, ऑप्शन बी है जल में घुली ओजोन की मात्रा से, ऑप्शन सी है जल में घुली नाइट्रोजन की मात्रा से, और ऑप्शन डी है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से, जिसे हम लोग बोलते हैं बीओडी। तो बीओडी के द्वारा क्या करते हैं हम लोग? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब नदी के जल में ऑक्सीजन की जो घुली हुई मात्रा है उसका पता लगाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन है, घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में से कौन सा पारितंत्र क्रम सही है? ऑप्शन ए है सागर, झील, घास का मैदान और मैंग्रोव, ऑप्शन बी मैंग्रोव, सागर, घास का मैदान और झील,
ऑप्शन सी मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर। और ऑप्शन डी है सागर, मैंग्रोव, झील और घास का मैदान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी की बात की जाएगी, सबसे पहले मैंग्रोव्स हैं, देन ग्रासलैंड्स हैं, लेक्स और ओशियंस। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्य जीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है? ऑप्शन ए बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी है कार्बेट टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी रणथंभौर टाइगर रिजर्व और ऑप्शन डी है पेरियार टाइगर रिजर्व। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बांदीपुर टाइगर रिजर्व। सिक्स्थ क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? देखिए, 2019 की है, अभी नया डेटा है, उसके अनुसार आपसे पूछा जाएगा। लेकिन इस प्रश्न के माध्यम से आपको ये पता चल रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट से भी प्रश्न बनते हैं, वो चाहे यूपी का हो या भारत का हो। तो ISFR रिपोर्ट आपको तैयार कर लेनी है। और इसमें कैसा प्रश्न पूछा गया है कि किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम या फिर मणिपुर। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मणिपुर। सेवेंथ क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? अरावली पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या सिंधु गंगा का मैदान। ठीक है, तो जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, वेस्टर्न घाट को। एथ क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए, एक कथन है, दूसरा उसका कारण है और बताना है कौन सा सही उत्तर होगा। कथन है, पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। The various components of ecology are not interdependent on each other. इसका रीजन दिया गया क्योंकि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, बिकॉज एनवायरमेंट इज अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा या कौन सा ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कथन सही नहीं है, कारण सही दिया गया है। नाइन्थ क्वेश्चन है, भारत का ओशनिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सुंदरबन, चिल्का झील, निकोबार आइलैंड या फिर कच्छ। इसका राइट आंसर होगा ओशनिक नेशनल पार्क है कच्छ, गुजरात में। 10th क्वेश्चन है, जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? अर्थ, सन, सी या मून। इजी से क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सूर्य। 11th क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल क्या होता है? द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द इकोसिस्टम इज कार्बोहाइड्रेट, बायोमास, कार्बन या फिर सोलर एनर्जी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा या फिर सोलर एनर्जी। 12th क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से, कीटनाशक प्रदूषण से, ओजोन परत क्षरण से या फिर आर्द्रभूमि संरक्षण से। ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन से, ऑप्शन बी कीटनाशक प्रदूषण से, ऑप्शन सी है ओजोन परत क्षरण से या फिर ऑप्शन डी आर्द्रभूमि संरक्षण से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रामसर सम्मेलन संबंधित है वेटलैंड कंजर्वेशन या फिर आर्द्रभूमि संरक्षण से। तो आपको डेट भी याद रखनी है, दिवस भी पूछा जाता है। तो 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ठीक है, और थीम भी पूछ ली जाती है, तो इस बार की थीम याद रखिएगा 2024, 2 फरवरी 2024 की थीम क्या थी? तो आर्द्रभूमियाँ एवं मानव कल्याण, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, ये इसकी इस बार की थीम रही है। प्रश्न बन सकता है, तो याद रखिएगा। 13th क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिक विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई? द नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 1987, 1992, 1995 और 1998। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1992। 14th क्वेश्चन है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जर्मन वॉच, विश्व मौसम विज्ञान संगठन या विश्व बैंक। तो जो ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, ये पब्लिश किया जाता है जर्मन वॉच के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट है। 15th क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में, भोपाल में, नई दिल्ली में, नागपुर में। इसका राइट आंसर होगा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून, उत्तराखंड में, ऑप्शन ए करेक्ट है। 16th क्वेश्चन है, एक कथन है, दूसरा उसका कारण है और देख करके बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। कथन है, जीव मंडल एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण है। बायोस्फीयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सिस्टम
इसका कारण दिया गया जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश और बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। आफ्टर द इनिशियल इनपुट ऑफ मैटर्स इन द बायोस्फीयर, न्यू मैटर कैन नॉट बी एडेड अगेन, बट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ एनर्जी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कथन सही है किंतु इसका कारण गलत है। 17th क्वेश्चन है, जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं पैरासाइट, सेपरेटर, प्रोड्यूसर या फिर कंज्यूमर। तो बताना है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच मीडिएटर का काम कौन करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोड्यूसर्स या फिर उत्पादक। 18th क्वेश्चन है, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या स्मॉग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या फिर CFCs। इनके द्वारा ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। और ये ओजोन लेयर कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा वायुमंडल की समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है। इसकी मोटाई नापते हैं डॉप्सन में। अगला प्रश्न आपके लिए होमवर्क में, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं और इस बार की इसकी थीम क्या थी। 19th क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या मीथेन। बहुत इजी सा प्रश्न है और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नॉट पूछा गया है, हरित गृह गैस कौन सी नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, मीथेन भी है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से गलत है। ऑप्शन ये है 1991 से 1992 में शुरू किया गया था। बी, ये मानव और हाथी के बीच टकराव की समस्या पर कार्य करता है। सी है, यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है। और ऑप्शन डी है, इसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यही गलत दिया गया कि केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है, क्योंकि प्रोजेक्ट एलिफेंट है तो सभी हाथियों के कल्याण पर यह केंद्रित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 21st क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति और कानून के केंद्र की स्थापना की है और ये कहाँ की है। देहरादून में, चेन्नई में, शिलोंग में या नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई में। अगले प्रश्न में लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक तरफ नेशनल पार्क है, दूसरी तरफ उनके स्टेट है, जैसे कि इंतानकी है, बेतला है, सिरोही है और गुंदी है। स्टेट्स में झारखंड है, तमिलनाडु, नागालैंड और मणिपुर है। इनको आपस में मैच करना है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंतानकी की, तो इंतानकी है नागालैंड में। ठीक है, बेतला पलामू ये झारखंड में है, सिरोही मणिपुर में है, गुंदी नेशनल पार्क है तमिलनाडु में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए का 3 होगा, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ऑप्शन सी करेक्ट है। 23rd क्वेश्चन है, पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ। जलमंडल, जीवोम, स्थल मंडल या जैव मंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैवमंडल, बायोस्फीयर। ये लार्जेस्ट इकोसिस्टम है अर्थ का। 24th क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, स्वपोषी या स्वपोषण स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। प्रोडक्शन एट द ऑटोट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंड है, द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी या फिर विषम पोषण स्तर के उत्पादन से है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ होस्ट और हेट्रोट्रॉपिक लेवल्स। इसमें से बताना है कौन से कथन सही हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर जो उत्पादकता होती है उसे क्या बोलते हैं, स्वपोषी, ऑटोट्रॉपिक लेवल होता है। ठीक है, और जो द्वितीयक उत्पादकता होती है वो डिपेंड करती है तो परपोषी है, दूसरों पर निर्भर करते हैं, इसे बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक लेवल। 25th क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात बढ़ती है, घटती है
स्थिर रहती है, बढ़ सकती है या घट सकती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी आफ्टर ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन एन इकोसिस्टम इज, बताना है और राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, घटती है। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की जो मात्रा एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में घटती जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में, सब ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट, टेम्परेट मॉइस्ट फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पूछी गई, प्लांट डाइवर्सिटी किस में मिलेगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में प्लांट डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। 27 क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम से सबसे बाद के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, साइलेंट वैली है, जिम कॉर्बेट है, काजीरंगा है और कान्हा है। ठीक है, तो आपको अगर कोई इसमें आपसे ये नहीं पूछा गया कि था कि आपको सबकी डेट पता होनी चाहिए। इसमें बस आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा सबसे पहले नेशनल पार्क स्थापित हुआ, तो वो हो जाएगा जिम कॉर्बेट। ऑप्शन 2 किस में पहले, वो है डी, और राइट आंसर भी यही है, बस मिल गया। तो सबसे पहले हो जाएगा जिम कॉर्बेट, उसके बाद है कान्हा, कान्हा के बाद काजीरंगा और सबसे बाद में साइलेंट वैली। 28 क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या? द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज ग्लोबल हेक्टेयर, नैनोमीटर, हॉब्स क्यूबिक फीट या क्यूबिक टन। राइट आंसर है भूमंडलीय हेक्टेयर या फिर ग्लोबल हेक्टेयर में मापते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स को। 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क है? अंसी, बेतला, इंद्रावती या गूगामल राष्ट्रीय उद्यान। और इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रावती। इंद्रावती कहाँ है? ये रहा छत्तीसगढ़ में। 30वां प्रश्न है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक तरफ बायोस्फीयर रिजर्व है, दूसरी तरफ उनके स्टेट हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में सिमलीपाल है, दिहांग दिबांग है, नोकरेक है और कोल्ड डेजर्ट है। स्टेट में आपको 5 स्टेट दिए गए हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और मेघालय। एक एक करके मैच करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिमलीपाल, तो सिमलीपाल कहाँ हो जाएगा? ये है उड़ीसा में। ए का 4 दो ऑप्शंस में दिया गया है। दिहांग और दिबांग की बात करते हैं, ये कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नोकरेक और हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो नोकरेक हो जाएगा मेघालय में और कोल्ड डेजर्ट हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। 4351 राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 31 क्वेश्चन है, भीतरकनिका गरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है वंशधारा और स्वर्ण रेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है। सेकंड है पश्चिमी बंगाल में स्थित है। कौन से कथन सही है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, दोनों कथन गलत है, ना तो एक ना तो दूसरा। देखिए, ब्राह्मणी और वैतरणी नदियों के डेल्टा पर है, तो यहाँ पर वंशधारा और स्वर्ण रेखा गलत हो गया, और ये उड़ीसा में है इसलिए पश्चिम बंगाल भी गलत हो गया। 32वां क्वेश्चन है, यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? काजीरंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क या वैली ऑफ फ्लावर्स अर्थात फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से किसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है? In which of the following cities the Indian Institute of Ecology and Environment is located? नई दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, जोधपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में है। 34वां क्वेश्चन है, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी से। ऑप्शन बी है किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन से। ऑप्शन सी एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता से। और ऑप्शन डी भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। इसका राइट आंसर होगा रेंज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एंड एनवायरनमेंट। इसको क्या बोलेंगे? किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियों की श्रेणी है उसे बोलते जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। 35वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय
जैविक विविधता प्राधिकरण नेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, कब इस्टेब्लिश हुई? 2003 चेन्नई में, 2003 बेंगलुरु में, 2003 हैदराबाद या फिर 2003 केरल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन है 2003 चेन्नई में। 36 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? ओजोन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आप सभी लोग कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में कंफ्यूज होते होंगे, लेकिन मोस्ट हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन डी करेक्ट है। 37 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 38 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव, वन रोपण। बहुत ही इजी सा प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा चॉपिंग वुड या फिर लकड़ी काटना। 39 क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जीव और वातावरण। ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के बीच जो रिलेशनशिप है, इंटर रिलेशनशिप, इसी की स्टडी को बोलते हैं इकोलॉजी। 40वां प्रश्न है, मृदा क्षरण को कैसे रोका जा सकता है? सघन वर्षा से, वनों के विनाश से, वन रोपण से या अतिचारण से। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एफॉरेस्टेशन या वन रोपण से। 41 क्वेश्चन है, भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया? 2012, 2015, 2008 या 2000 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2008 में। 42nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है? बोलीविया का रेड लगून, डोमिनिका की बॉइलिंग झील, चीन का 5 फ्लावर झील या फिर क्रोएशिया की प्लिटविस झील। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रोएशिया की जो प्लिटविस झील है ये विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 43rd क्वेश्चन है, एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर सतत विकास, परमाणु निशस्त्रीकरण, पेटेंट संरक्षण या कृषि संबंधी परिधान से। तो एजेंडा 21 रिलेटेड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर सतत विकास से। 44th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि है? नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन या गल्फ ऑफ मन्नार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गल्फ ऑफ मन्नार। 45th क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? और विजयवाड़ा, चंडीगढ़, शिलांग और वालपराई क्षेत्र आपको दिए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वालपराई। 46 क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? पहला, राष्ट्रीय उद्यानों को सबसे अधिक संख्या जो इनकी है वो एमपी में है। और सेकंड है, वन्य जीव अभयारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा एमपी में है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे ज़्यादा अंडमान और निकोबार आइलैंड में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 47 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? वनों को काटना, वन रोपण करना, वर्षा जल प्रबंधन करना या जैवमंडल भंडार। इसका राइट आंसर होगा वनों का काटना। ये किसी तरह मदद नहीं करता, ये पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ता है। 48 क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन इंडिया इन 1981, इन 1986, इन 1995 या फिर 2000। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। 49th क्वेश्चन है, निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व्स में से कौन सा एमपी में नहीं है? अमनगढ़, बांधवगढ़, कान्हा और संजय धुबरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमनगढ़ नहीं है, इसके अलावा सारे एमपी में स्थित हैं। तो अमनगढ़ है कहाँ ये भी याद कर लीजिए, ये हो जाएगा यूपी में।
अगला प्रश्न देखते हैं, स्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ फिनोमेना ऑफ इंटर जनरेशनल सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज और सोशल रिसोर्सेज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक संसाधनों के या नेचुरल रिसोर्सेज के यूज को। 51st क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। इको फ्रेंडली कौन सा नहीं है, बबूल, यूकेलिप्टस, नीम या फिर पीपल। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूकेलिप्टस। देखिए ये किस लिए है, तो क्योंकि इसकी जड़ें होती हैं लंबी और ये भूमिगत स्तर का जो जल होता है बहुत ज़्यादा खींच लेता है, जिसकी वजह से जो भूमिगत जल है उसका स्तर बहुत नीचे चला जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 52nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। पहला असर्शन है, दूसरा रीजन है। असर्शन देखते हैं, ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है क्योंकि ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण हाई एनर्जी रेडिएशन से संरक्षित करती है। इनमें से ऑप्शन दिए गए और देख करके बताना कौन सा उत्तर सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। 53rd क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चीता आवास कहाँ है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, एमपी या तमिलनाडु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में। 54th क्वेश्चन है, भारत में जैव भौगोलिक मंडलों की कुल संख्या कितनी है। द टोटल नंबर ऑफ बायोजियोग्राफिक डिवीजन इन इंडिया इज 7, 8, 10 और 13। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 है। 55th क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया। मई 2000 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिसंबर 2002 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट पास किया गया। 56th क्वेश्चन है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम निम्नलिखित में से कौन है। मरुस्थल, माउंटेन, ओशन या फॉरेस्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महासागर। 57th क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव मुख्यतः घटित होता है। ऑप्शन ए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन बी है इंफ्रारेड विकिरण से। ऑप्शन सी है वायुमंडल में नमी के कारण और ऑप्शन डी है ओजोन परत के कारण। राइट आंसर ऑप्शन ए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ जाने के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। 58th क्वेश्चन है, एक क्षेत्र के प्रारोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को कहा जाता है। द ग्रेजुअल चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फील्ड इन टाइम इज कॉल्ड बायोम, सीक्वेंसिंग, न्यूट्रिशन लेवल और पीक स्टेज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीक्वेंसिंग या अनुक्रमण कहते हैं। 59th क्वेश्चन है, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है। गंगा का हिमालय, पूर्वी हिमालय, गुजरात या फिर मध्य भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी हिमालय। 60वां प्रश्न है, भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। ताप शक्ति खंड, औद्योगिक खंड, नगरीय ठोस अपशिष्ट या फिर परिवहन खंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रांसपोर्ट सेक्टर या फिर परिवहन खंड। 61st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं किया गया था। सौर शक्ति, एटॉमिक एनर्जी, वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्जन या एफॉरेस्टेशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आणविक ऊर्जा या एटॉमिक एनर्जी। 62nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है। लाइकेन, फर्न, मनी प्लांट या अमरबेल, कस्कुटा बोलते हैं जिसे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाइकेन। ये वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है।